प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम में रीति काव्य को रखा गया है। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपनी चर्चा का विषय केशवदास परिचय चुना है, क्योंकि केशवदास रीतिकाल के कवि होने के साथ साथ वे रीतिकाल के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। अब हम सर्वप्रथम केशवदास का परिचय जानने से पूर्व या चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व हम सर्वप्रथम रीतिकाल का संक्षिप्त विवरण जानना भी हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि कवि केशवदास का संबंध रीतिकाल से जुड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं कि रीतिकाल को जो है उत्तर मध्यकाल नाम से भी जाना जाता है। इसका समय विक्रमी 1700 से 1900 स्वीकार किया जाता है। रीतिकाल को यदि हम देखें तो मुख्य रूप से रीतिकाल को 3 भागों में विभक्त किया गया है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त। रीतिबद्ध एवं रीति सिद्ध यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। रीति सिद्ध नाम विश्वनाथ द्वारा दिया गया है। अब हम महत्वपूर्ण बात यह देखते हैं कि कवि केशव को इन तीनों श्रेणी में से कहाँ पर रखा जाता है, या केशवदास रीतिबद्ध श्रेणी में आते हैं, रीति मुक्त में आते हैं या रीति सिद्ध में। तो यह हमें स्पष्ट होना चाहिए कि कवि केशवदास रीतिबद्ध कवि हैं और वे रीतिबद्ध कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रीतिबद्ध से यदि केशवदास का संबंध जुड़ा है तो हम सर्वप्रथम रीतिबद्ध बात और समझ लेते हैं। जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर काव्यांगों व लक्षण एवं उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथों की रचना की, वे कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। रीतिबद्ध के पश्चात अब हम आते हैं कवि केशवदास। केशवदास का यह चित्र आप देख रहे हैं, इससे भी हमारे कई प्रश्नों के उत्तर हमें स्वयं उपलब्ध हो जाते हैं कि यदि हम ये चित्र न देखते तो हमारे मन में कई जिज्ञासाएं उत्पन्न होती कि कवि केशवदास कैसे थे, कवि केशवदास क्या धारण करते थे, वे अपने साथ
क्या क्या चीज़ें रखते थे, वे दिखने में कैसे लगते थे, ये सभी प्रश्नों के उत्तर हमें इस चित्र के माध्यम से मिल जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए सर्वप्रथम देखते हैं उनका जन्म, केशवदास का जन्म, कि केशवदास का जन्म कब हुआ। तो केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में, यदि संवत से हम देखते हैं तो 1612 है। मृत्यु यदि हम देखते हैं तो 1617 ईस्वी, और यदि संवत देखते हैं तो 1674। जन्म स्थान ओरछा मध्य प्रदेश में स्थित है। वहाँ पर केशवदास जी का जो है जन्म हुआ। केशवदास जी का जन्म सनाड्य ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम काशीनाथ था। काशीनाथ जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत के शीघ्र शोध नामक ज्योतिष ग्रंथ का निर्माण इन्होंने किया था। केशव का संबंध पंडितों के उस परिवार से था जहां दास वर्ग भी संस्कृत भाषा का व्यवहार किया करता था, यानी वो दास लोग भी जो थे वो भी संस्कृत में ही वार्तालाप किया करते थे, इसलिए अधिकांशतः संस्कृत का ही प्रयोग होता था। कदाचित यही कारण है कि केशव को भाषा में कविता करते समय कुछ ग्लानि का अनुभव हुआ था, और इस क्षतिपूर्ति का स्पष्ट प्रमाण उनका यत्र तत्र पांडित्य प्रदर्शन देखा जा सकता है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। बड़े भाई बलभद्र मिश्र इनके बड़े भाई थे, और वे भी जाने माने बहुत ही अच्छे कवि थे। इसके आगे ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के कवि केशवदास दरबारी कवि, मंत्री और गुरु थे। यानी इंद्रजीत सिंह जिनके दरबार में कवि केशवदास रहते थे, वे इनको अपना गुरु मानते थे, और गुरु मानने के कारण ही उन्होंने इन्हें 21 गांव दान में दिए थे। इतना ही नहीं, केशवदास हिंदी के विशेष लोकप्रिय कवि बिहारी के गुरु भी माने जाते हैं, यानी वो उनके गुरु थे। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि केशवदास संस्कृत के विद्वान थे, क्योंकि उनके कुल में संस्कृत का प्रचार था, इसलिए उस संस्कृत का प्रभाव कवि केशव पर होना बिल्कुल आवश्यक रूप से जो है सही था, क्योंकि वो उससे बच ही नहीं सकते थे। आगे देखते हैं। संवत 1608 के लगभग जहांगीर ने ओरछा का राज्य वीर सिंह देव को दे दिया था। केशवदास कुछ समय तक वीर सिंह के दरबार में रहे, लेकिन कुछ समय पश्चात वे गंगा तट पर चले गए
और वे वहीं पर रहने लगे। केशव अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे। केशव ने काव्य में अलंकारों की प्रधानता को स्वीकार किया और उन्होंने स्वयं यहाँ तक कहा कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन शब्द आया है, सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। यह जो दोहा है वह केशवदास की कवि प्रिया से लिया गया है। श्लेष के माध्यम से यहाँ पर दो बातों का सौंदर्य स्पष्ट किया गया है कि यहाँ पर बताया है कविता यानी कविता और बनिता स्त्री को कहते हैं और मित्र शब्द का प्रयोग हुआ है यानी सौंदर्य। वो दोनों में बिना आभूषण यानी अलंकारों के सौंदर्य स्वीकार नहीं करते। अब हम सबसे पहले कविता के रूप में देखते हैं इसको कि वो किस तरह से स्वीकार करते हैं। कवि केशव का मानना है कि कविता चाहे अच्छी जाति के छंद में हो, अच्छे लक्षणों से युक्त हो, वर्ण उसमें अच्छे हों, साथ साथ वह रस युक्त हो, अच्छी छंद में हो लेकिन उसमें अलंकारों का प्रयोग न हुआ हो, तो अलंकारों के बिना वह किसी भी प्रकार से शोभा नहीं पाती है। इसको उन्होंने स्त्री के माध्यम से कुछ इस प्रकार स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कोई भी स्त्री अच्छी जाति की हो, अच्छे लक्षणों से युक्त हो, उसका रंग अच्छा हो, उसका स्वभाव अच्छा हो, साथ साथ उसका चरित्र भी अच्छा हो, लेकिन वह बिना आभूषणों के शोभा नहीं पाती है, ऐसा उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से कहा। अलंकारों की महत्ता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कवि केशवदास ने अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है। इन्होंने अलंकारों के लक्षण दंडी के काव्यादर्श, केशव मिश्र के अलंकार शेखर, अमर के कल्पलता वृत्ति से इन्होंने लक्षण लिए हैं। क्लिष्टता के कारण ये कठिन काव्य के प्रेत कहे गए हैं, क्योंकि इन्होंने श्लेष अलंकार के अतिरिक्त अन्य अलंकारों का भी अधिकांश मात्रा में प्रयोग किया है और इनके जो पद्य हैं वो श्लेष के कारण या अन्य अलंकारों के होने से वो अत्यधिक अर्थ उलझे हुए प्रतीत होते हैं और उनको समझना या उनके अर्थ को बाहरी तौर से समझना थोड़ा सा जटिल होता है। इसलिए इनको जो है कठिन काव्य के प्रेत कहा गया है, क्योंकि संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग इनके साहित्य में मिलता है। केशवदास रचित प्रामाणिक ग्रंथ 9 है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने 9 ग्रंथ ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर बात की है इनके प्रामाणिक ग्रंथों की। तो प्रामाणिक ग्रंथ जो हैं इनके
9 स्वीकार किए जाते हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका को इनके प्रामाणिक ग्रंथों के रूप में स्वीकार किया जाता है। रसिक प्रिया केशव की प्रौढ़ रचना है जो काव्यशास्त्र संबंधी ग्रंथ है। कवि प्रिया काव्य शिक्षा संबंधी ग्रंथ है जो इंद्रजीत सिंह की रक्षिता और केशवदास की शिष्या प्रवीण राय के लिए प्रस्तुत किया गया है। यह कवि कल्पवृत्ति और काव्यादर्श पर आधारित है। अब आता है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका कवि केशव का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है, क्योंकि इसको महाकाव्य की दृष्टि से लिखा गया है। इसके नायक उच्च कुलोद्भव मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो धीरोदत्त क्षत्रिय हैं। राम कथा होने के कारण इसकी विश्व विस्तृत ऐतिहासिक कथा है। इसमें उच्च वंश के जनक आदि राजाओं का वर्णन है। इसकी कथा में महाकाव्य सा पूर्ण विस्तार हमें देखने को मिलता है। इस काव्य की रचना शैली भी पूरी तरह से जो है, अगर हम इसकी रचना शैली को देखें तो उसमें भी चमत्कारपूर्ण दिखाई देती है एवं वह अलंकृत भी है, क्योंकि संवादों की चारुता, भावात्मकता, वर्णनों की कलात्मकता एवं अलंकारों की सुष्ठु योजना इस काव्य को एक कलापूर्ण, उत्कृष्ट, साथ साथ महाकाव्य की सी पूर्णता प्रदान करती है। मैंने रामचंद्रिका को थोड़ा विस्तार से इसलिए बताया क्योंकि यह इनका सर्वाधिक जो है श्रेष्ठ प्रसिद्ध महाकाव्य है। आगे है रतन बावनी में मधुकर शाह के पुत्र रत्नसेन वीर सिंह चरित में इंद्रजीत सिंह के अनुज वीर सिंह तथा जहांगीर जस चंद्रिका का यशोगान किया गया है। विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर रचित अन्यापदेशिक काव्य है। इस तरह से जो है हमने आज के व्याख्यान में कवि केशव दास के एक सामान्य परिचय पर चर्चा की और आज का यह व्याख्यान हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।